हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर के अंदर मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ठीक है। तो सबसे पहले क्या कौन कौन से मेथड्स हैं जो कि गुडविल का वैल्यूएशन करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो हमने जैसे थ्योरी पढ़ी कि क्या होती है गुडविल, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। तो हमने देखा कि गुडविल जो है एक वो इंटेंजिबल असेट होती है। इट मीन्स जिसको हम सिंपल सी भाषा में कहें तो ये क्या होती है, एक प्रसिद्धि होती है बिजनेस की। ठीक है, कि हमारा बिजनेस कितना फेमस है। ठीक है। तो इसलिए हमने कहा कि जो हमारी गुडविल होती है ये क्या होती है, एक इंटेंजिबल असेट्स होती है। कि हम देखो ये नहीं देख सकते कि हम किसी भी पर्सन की या किसी इंस्टीट्यूट की कितना नेम और फेम है। जितने ज्यादा उसके प्रॉफिट्स होंगे तो इसका मतलब क्या है, उसकी सेल भी उतनी ज्यादा हुई होगी। और जब सेल ज्यादा हो जाती है तो इसका मतलब क्या है कि बहुत सारे कस्टमर हैं जो या पब्लिक है जो हमारे प्रोडक्ट को क्या करती है, पसंद करती है। इट मीन्स जब ज्यादा सेल होना और ज्यादा प्रॉफिट होना इस बात का इंडिकेशन है कि हमारे बिजनेस की गुडविल बहुत ही अच्छी है। ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है कि कि ये एक अदृश्य संपत्ति है। इट मीन्स हम इसको ना तो देख सकते हैं ना छू सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ फील कर सकते हैं। ठीक है। तो इसलिए कहा है कि अब हमें ये कहा जाता है कि गुडविल का वैल्यूएशन करें। ठीक है। बट गुडविल का वैल्यूएशन करना एक बहुत ही कठिन कार्य होता है, क्योंकि हमें बिजनेस के अंदर ये देखना होता है कि हमारे जो क्रेता और विक्रेता हैं उनका आपसी जो ठहराव कैसा है। इट मीन्स हमारा जो बिजनेस है, बिजनेस के अंदर विक्रय की दशा में इसका मूल्य कौन डिसाइड करते हैं। मतलब देखो गुडविल हमारी है ना, अ, दो टाइप की होती है। एक तो होता है परचेज्ड गुडविल। ठीक है। एक होती है एक्वायर्ड गुडविल। ठीक है। इट मीन्स ना, या फिर हम उसको बोल सकते हैं अर्न 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 गुडविल। ठीक है। मतलब कहने का क्या है कि जिसको हमने अपने आप से बनाया है। ठीक है। हमने अपने बिजनेस के अंदर मेहनत की और मेहनत करके हमने अपने बिजनेस को यहाँ पर खड़ा किया हुआ है। इट मीन्स कहने का क्या है कि ये हमने अपने आप से अर्न की है। हमने खुद से अपने बिजनेस की ख्याति को बनाया है। ठीक है। तो ये होती है हमारी गुडविल, अर्न गुडविल। दूसरा क्या होता है कि परचेज गुडविल। परचेज गुडविल क्या है कि हम कोई दूसरा बिजनेस पहले से चला हुआ है, हमने किसी के चलते हुए बिजनेस को परचेज किया है और उसके साथ ही हमने गुडविल के लिए भी पेमेंट किया है। इट मीन्स उसको, उस बिजनेस को हमने परचेज किया, इट मीन्स उसके गुडविल को भी हमने परचेज किया है। ठीक है। तो क्या है कि दो गुडविल हमारी दो टाइप की होती है। ठीक है। अब हमने क्या करना है गुडविल, अब जो हमारा बिजनेस है, मान लो परचेज बिजनेस है हमारा, और इसका मतलब तो क्या है कि गुडविल भी हमने परचेज की है। तो उसका तो हमें पता है कि हमने जितना एक्स्ट्रा पेमेंट किया, मान लीजिएगा बिजनेस की जो ओवरऑल वैल्यूएशन था 90 लाख रुपी था, बट हमने उसके लिए 1 करोड़ रुपए दिया है। ठीक है। इट मीन हमने जो 10 लाख एक्स्ट्रा रुपी जो पेमेंट किए हैं वो किस चीज के दिए हैं, गुडविल के दिए हैं। ठीक है। तो परंतु जो सेल्फ अर्नड गुडविल होती है या सेल्फ जो अपने आप से जो अर्जित गुडविल होती है उसका हम वैल्यूएशन नहीं कर पाते। ठीक है। तो कि किस टाइप से हमने अपने गुडविल का वैल्यूएशन करना है, तो इसके लिए हमारे पास 3 मेथड्स होंगे। फर्स्ट मेथड होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा होगा सुपर प्रॉफिट मेथड, और थर्ड होगा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है। तो सबसे पहले हम करेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये मेथड बेटा जी आप लोग बड़े ध्यान से समझेंगे, क्योंकि गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हमारा बीकॉम सेकेंड ईयर के अंदर भी एक चैप्टर आता है और वहाँ पर हमारे ये यही मेथड यूज होते हैं। ठीक है। बस थोड़ा सा चेंज होता है क्योंकि स्टैंडर्ड हाई हो जाता है तो कुछ चेंजेस हो जाते हैं, बाकी हमारा ऑलमोस्ट सेम रहता है। तो इसलिए इस चैप्टर को बड़ा ध्यान से समझेंगे। ये मेथड्स हैं, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल को। तो सबसे पहला पॉइंट आता है एवरेज प्रॉफिट मेथड। जस्ट लाइक नेम इंडिकेट कर रहा है, एवरेज प्रॉफिट्स। किस चीज का एवरेज, प्रॉफिट्स का एवरेज। और एवरेज कैसे निकालते हैं, जैसे कि मान लीजिएगा आप लोगों से पूछे जाते हैं कि आपकी बीकॉम या 12th क्लास में कितने परसेंटेज मार्क्स आए हैं, तो आप लोग क्या कहते हैं कि 90%, 80%। वो कैसे पता चलता है कि आप लोगों के टोटल मार्क्स कितने हैं। 5 सब्जेक्ट हैं आपके पास,
पांचों सब्जेक्ट में आपके टोटल मार्क्स कितने हैं, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 500, आउट ऑफ कितने मार्क्स में पेपर, आउट ऑफ कितने मार्क्स में से हैं, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो सबसे पहले टोटल मार्क्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ, हमने कहा कि 5 सब्जेक्ट हैं तो इट मीन्स हर एक सब्जेक्ट 100 का है तो इट मीन्स 500 हो गए, और मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो 2 जीरो से हमारी 2 जीरो 500 वाली कट जाएंगे तो इट मीन्स 5 बच गया नीचे, तो टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाय 5, तो इट मीन्स 5 से फिर आप डिवाइड कर दोगे तो आपके एवरेज मार्क्स आ जाएंगे, इट मीन्स परसेंटेज ऑफ मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, तो वही सेम यहाँ पे हमने एवरेज प्रॉफिट्स निकालने हैं। तो एवरेज प्रॉफिट के लिए हम ये देखें कितने सालों के एवरेज निकालना चाहते हैं हम। ठीक है, मान लीजिए 4 सालों का एवरेज निकालना है या 5 सालों के प्रॉफिट्स का एवरेज निकालना है, तो हम पहले वो प्रॉफिट्स देखेंगे कि कितने सालों का निकालना है, डिवाइडेड बाय, फिर वही मान लीजिएगा 4 ईयर्स का निकालना है तो इट मीन्स 4 ईयर्स के प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, तो वो हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, तो इसमें क्या रहेगा, तो देखो ये कहता है ख्याति के मूल्यांकन की सबसे एक आसान मेथड होता है, इसमें पिछले कुछ वर्षों के प्रॉफिट्स हैं उनके औसत को एक निश्चित संख्या से गुणा करके क्या किया जाता है, गुडविल की वैल्यूएशन निकाली जाती है। मीन्स पहले तो हम एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे, फिर उसके बाद उसमें क्वेश्चन में दे रखा होगा कि नंबर ऑफ ईयर परचेज। बात आती है बेटा जी क्या होता है ये वर्ड जो नंबर ऑफ परचेज है। ठीक है, तो नंबर ऑफ परचेज का मतलब है कि हम ये देखेंगे कि हमारा जो बिजनेस है कंटिन्यू कितने सालों से रनिंग में है। ठीक है, मान लीजिए 4 साल से रनिंग में है या 5 साल से रनिंग में है। ठीक है, तो मान लीजिएगा हम 4 सालों का एवरेज प्रॉफिट निकाल रहे हैं, पर नंबर ऑफ ईयर परचेज इट मीन हम स्टार्ट बस 2 ईयर्स का ही के अकॉर्डिंग ही हम अपने गुडविल निकालना चाहते हैं कि हमने लास्ट 2 ईयर्स में कितने गुडविल अर्न की है। ठीक है, तो उससे हम क्या कर देंगे गुना। देखो मैथ फॉर्मूला दे रखा है, वैल्यू ऑफ गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है, तो अब ये एवरेज प्रॉफिट निकालने हैं तो इसके लिए हमें कौन सी बातों को ध्यान में रखना होगा। ठीक है, कुछ बातें हैं, मतलब हमने जो ये एवरेज प्रॉफिट लेने हैं तो सबसे पहला पॉइंट आता है एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए कि हमने कोई भी जो प्रॉफिट्स निकालने हैं तो उनके लिए हमें जो प्रॉफिट्स हैं वो नॉर्मल प्रॉफिट्स होने चाहिए। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट होने चाहिए, इसका मतलब क्या है कि वो एबनॉर्मल प्रॉफिट्स उसमें इंक्लूड ना हो। ठीक है, मतलब कहना क्या है, हमने कहा कि जो एवरेज प्रॉफिट है वो हमारे नॉर्मल प्रॉफिट होने चाहिए। मीन्स कि अगर किसी भी साल के प्रॉफिट में कोई भी एबनॉर्मल इनकम है या एबनॉर्मल लॉस है, ठीक है, वो सब कुछ उसमें इंक्लूड नहीं होने चाहिए। मान लीजिएगा किसी साल एबनॉर्मल प्रॉफिट हो गए, एबनॉर्मल प्रॉफिट का मतलब क्या, एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स हो गए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट्स हो गए, असाधारण जिनको हम बोल सकते हैं, जो रेगुलर रूटीन में नहीं होते थे। कहने का मतलब क्या है कि जैसे कि मान लीजिएगा हम 2015 से लेकर के 2020 तक के 5 सालों का प्रॉफिट का एवरेज निकालना चाहते हैं। हमने कहा है कि एबनॉर्मल इनकम इंक्लूड नहीं होनी चाहिए, हमने सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट्स लेने हैं, और वो नॉर्मल प्रॉफिट कौन से होते हैं कि जो हमारी कंटिन्यू रेगुलर एक्टिविटी से होने वाले प्रॉफिट हों। अब हमारी रेगुलर एक्टिविटी तो क्या है, सेल एंड परचेज करना है, किसका, गुड्स का। ठीक है, बट हमने कोई असेट बेच दी, मान लीजिएगा हमने कोई बिल्डिंग बेच दी। ठीक है, तो बिल्डिंग हमारी एबनॉर्मल एक्टिविटी है, नॉर्मल एक्टिविटी नहीं है, इट मीन्स असाधारण, जिसको या फिर हम इसको कहेंगे तो बिल्डिंग बेचना हमारी रेगुलर एक्टिविटी नहीं है, ऐसे बोलेंगे हम। ठीक है, तो रेगुलर एक्टिविटी नहीं है तो इसका मतलब अगर हमें बिल्डिंग बेचने से 5 लाख रुपए का प्रॉफिट हो जाता है, 2017 में हमने बिल्डिंग बेची और उसमें हमें 5 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया, तो इसका मतलब क्या रहेगा कि 2017 के ईयर में से 5 लाख रुपए हम घटा देंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो हमारी रेगुलर एक्टिविटी नहीं थी। ठीक है, फिर मान लीजिए किसी साल कोई असाधारण हानि हो जाती है, एबनॉर्मल लॉस हो जाता है, एबनॉर्मल लॉस इन द सेंस मान लीजिएगा किसी साल चोरी हो जाती है हमारे बिजनेस के अंदर। ठीक है, तो चोरी होना रेगुलर एक्टिविटी नहीं है, चोरी होने की वजह से 1 लाख रुपए का लॉस हो गया। ठीक है, तो हम ये देखें कि अगर चोरी ना होती तो हमारे प्रॉफिट्स कितने होते, तो 1 लाख रुपए हमारे प्रॉफिट्स और बढ़ जाते। तो हम क्या करेंगे, जो असाधारण हानि है उसको वापस ऐड कर देंगे, इट मीन्स हानि को वापस ऐड ना, सॉरी, हाँ, हानि को वापस ऐड कर दो और जो इनकम है उसको वापस लेस कर दो। ठीक है, एबनॉर्मल इनकम इट मीन्स असाधारण हानि, क्योंकि हमने कहा कि एबनॉर्मल इनकम को वापस ऐड कर दो, क्यों, क्योंकि बिल्डिंग बेचना और खरीदना हमारी रेगुलर एक्टिविटी
नहीं है, इसलिए हमने ये माना कि अगर हम बिल्डिंग ना बेचते तो हमारे प्रॉफिट्स कितने होते, ठीक है। तो ऑब्वियस है 5 लाख कम होते, तो इसलिए हमने क्या किया, उनको माइनस कर देंगे। इनकम है तो माइनस कर देंगे, लॉस है तो वापस ऐड कर देंगे, ठीक है। थर्ड पॉइंट होता है इन्वेस्टमेंट इनकम, मीन्स विनियोगों की आय। अब विनियोग क्या है, हमने किसी अदर कंपनी में या अदर बिजनेस में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, ठीक है। तो ये भी क्या है, हमारे बिजनेस की एक्टिविटी नहीं है। हमने जो बिजनेस हम जिस बिजनेस की हम गुडविल निकालना चाहते हैं, तो हमें उसी बिजनेस की इनकम देखनी है, उसी बिजनेस के लॉस देखने हैं, ना कि अदर बिजनेस के। मान लीजिएगा हमारे 4 बिजनेस चले हुए हैं, ABCD, ठीक है। मुझे ए बिजनेस की गुडविल निकालनी है, तो ऑब्वियस है ए बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी इनकम है, जितने भी एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, वो सब एग्री करूंगी। अदरवाइज BCD का ए की गुडविल का वैल्यूएशन करने में कोई रोल नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है भैया, इन्वेस्टमेंट इनकम। अब ए बिजनेस के ने अदर बिजनेस के अंदर अगर कोई इनकम पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, या मान लीजिएगा दूसरे बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, तो हम वहां से अगर इनकम होती है, तो वो हमारे इस बिजनेस की इनकम नहीं है, ठीक है। हमें सिर्फ और सिर्फ अपने बिजनेस की इनकम देखनी है, ठीक है। तो अगर वहां से कोई इनकम होती है, डिविडेंड वगैरह रिसीव्ड होता है, या प्रॉफिट का हिस्सा, या फिर और अदर इनकम रिसीव्ड होती है, तो हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये थी एडजस्टमेंट बेटा जी। इट मीन्स एबनॉर्मल इनकम होगी, असाधारण आय होगी तो माइनस कर देंगे, असाधारण हानि होगी तो उसको ऐड कर लेंगे, और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड अगर इनकम है तो उसको भी क्या कर देंगे, हम कम कर देंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कहते गुडविल ऑफ अ फर्म इज वैल्यूड एट द 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 years। क्या कहा, फर्म की जो गुडविल है उसका वैल्यूएशन 3 years परचेज के बेस पे करना है। इट मीन्स जो नंबर ऑफ ईयर परचेज होंगे वो कितने हो गए, 3। 3 year परचेज ऑफ किसका, एवरेज प्रॉफिट का। इट मीन्स पहले हमें एवरेज प्रॉफिट निकालने पड़ेंगे, और उसके बाद हम 3 years से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले है 2007 के अंदर 5 लाख प्रॉफिट हुआ, 8 में 2 लाख, 9 में 1 लाख, 10 में 6 लाख, और 11 में 8 लाख, ठीक है। सॉरी 2008 में 2 लाख का लॉस हुआ है, तो जो लॉस होगा उसको माइनस रखेंगे। तो देखिए टोटल प्रॉफिट्स निकालेंगे हम पहले तो 5 सालों के, 2007 के 5,000 5 लाख, फिर जो लॉस है बेटा वहाँ माइनस साइन लगा देंगे, प्रॉफिट प्लस हो जाएगा, फिर 6 लाख, फिर 8 लाख, ठीक है। तो इन सब का टोटल किया हमने 18 लाख आ गए। क्योंकि कितने साल है हमारे पास, 5 हैं, तो इसलिए हमने 5 से डिवाइड दिया। तो एवरेज प्रॉफिट हमारे आगे 18 लाख डिवाइडेड बाई 5, इट मीन्स 3,60,000 एवरेज प्रॉफिट्स आ। अब हमें क्या निकालना है, गुडविल। गुडविल में ऊपर क्वेश्चन में दे रखा है कि गुडविल ऑफ अ फर्म इज वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। इट मीन्स नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितने हैं हमारे पास, 3। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट हमारे कितने आए, 3,60,000। स्टेटमेंट पढ़ो बस, उसके हिसाब से चलो कि एवरेज प्रॉफिट को 3 years से मल्टीप्लाई करना है। तो एवरेज प्रॉफिट 3,60,000 है, और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 3 है, तो दैट मीन्स 10,80,000। ओके, क्वेश्चन देखेंगे फिर। क्या कहता है, मीरा परचेज सिमीज बिजनेस फ्रॉम 1 अप्रैल 2012। द प्रॉफिट्स डिस्क्लोज्ड बाय द सिमीज बिजनेस फॉर द लास्ट 3 years वर एज फॉलोज। क्या कहा इन्होंने, यहाँ पे मीना ने सिमी का बिजनेस परचेज किया, इट मीन्स गुडविल कौन सी हो जाएगी, परचेज गुडविल हो जाएगी। द प्रॉफिट डिस्क्लोज्ड बाय द सिमीज बिजनेस। अब सिमी का बिजनेस परचेज किया, तो सिमी के बिजनेस में क्या क्या प्रॉफिट्स दिखाए गए हैं लास्ट 3 years के, वो हमने यहाँ पे देखने हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है 2009-10 में 40,000 है, जिसमें इंक्लूडिंग है एन एबनॉर्मल गेन ऑफ 5,000। हमने क्या कहा कि एबनॉर्मल गेन होगा तो हम उसको माइनस कर देंगे, पर्टिकुलर ईयर में से ही माइनस करेंगे। तो 2009-10 में 40,000 रुपए के प्रॉफिट हुए थे, उसमें से हमने एबनॉर्मल गेन जो हुआ था, गेन मीन्स प्रॉफिट हुआ था, उसको माइनस कर देंगे। ये कितने बच गए 2009-10 के प्रॉफिट्स, 35,000, ठीक है। अब उसके बाद 10 और 11 में 50,000 प्रॉफिट हुआ, आफ्टर चार्जिंग एन एबनॉर्मल लॉस 10,000। तो एबनॉर्मल लॉस को वापस ऐड कर देंगे, तो 50,000 प्लस 10,000 टोटल हो गए 60,000। तो 2010 और 11 में कितना प्रॉफिट हो गया, 60,000 रुपये का। नेक्स्ट आया 11-12, ठीक है, तो 45,000 एक्सक्लूडिंग 5,000 एज एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ फर्म्स प्रॉपर्टी नाउ इंश्योर्ड। क्या कहा कि 2011-12 में 45,000 रुपये के प्रॉफिट हैं,
इसमें एक्सक्लूडिंग है, एक्सक्लूडिंग का मतलब घटे हुए हैं, इट मीन इससे अलग हैं 5,000 रुपये एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ फर्म्स प्रॉपर्टी नाउ इंश्योर्ड, कि जिसका अब इंश्योरेंस कराया, अब बिजनेस की प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस कराया है तो ये बिजनेस का ही खर्च होगा, ठीक है ना, क्योंकि बिजनेस की प्रॉपर्टी का अब इंश्योरेंस कराया तो ये बिजनेस का ही खर्च होगा। तो एनुअल है, 5,000 रुपये हमने पेमेंट किए हैं, ठीक है। तो अब हमने क्या कहा, तो इसका मतलब क्या है, ये हमारी रेगुलर एक्टिविटी है, तो हर साल, तो क्या है, हर साल के प्रॉफिट में से घटनी चाहिए, घटनी चाहिए ना। तो इसका मतलब है या तो आप इस 5,000 रुपये को तीनों में से घटाओ, 2009-10 में से भी, 10-11 में से भी और 11-12 में से भी, ठीक है, बात वही आएगी। या फिर आप इसको क्या करोगे, एवरेज प्रॉफिट में से घटा देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट निकाल लो। सबसे पहले हमने देखो 2009-10 में 40,000 माइनस एबनॉर्मल गेन कर दिया, 35 हो गए। 2010 और 11 में 50,000 से प्लस ऐड कर दिया एबनॉर्मल लॉस, ठीक है। टोटल और प्रॉफिट ऑफ 11-12 हो गए 45,000 जो जो क्वेश्चन में दे रखे हैं। टोटल प्रॉफिट 140 डिवाइड बाय 3 कर दिया तो प्रॉफिट हो गए 46,667, ठीक है। लेस कर देंगे एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम 5,000, इट मीन्स जो एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम हमारा, या तो हम इसको एवरेज प्रॉफिट में से लेस करेंगे या फिर हर साल के प्रॉफिट में से लेस कर देंगे, ठीक है। तो कैलकुलेशन बड़ी ना हो इसलिए उन्होंने एवरेज प्रॉफिट में से ही माइनस कर दिया, तो ये आ गया हमारे टोटल एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। गुडविल एट 2 ईयर्स परचेज क्वेश्चन में दे रखी है इन्होंने, देखो स्टार्टिंग में कि गुडविल का कैलकुलेशन करनी है ऑफ लास्ट 3 ईयर्स का, लास्ट में देखते हैं कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। तो एवरेज प्रॉफिट निकाले लास्ट 3 ईयर्स के 41,667 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये हो गया हमारे पास 83,334 रुपये गुडविल, ओके। नेक्स्ट टॉपिक आता है फिर वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है। देखो बेटा जी, हमने सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड निकाला, तो उसमें हमने देखा कि हमारे जो प्रॉफिट्स हैं वो कभी इंक्रीज हो रहे हैं कभी डिक्रीज हो रहे हैं। देखो जो हमने 6 क्वेश्चन किया था उसमें प्रॉफिट पहले 5 लाख थे, फिर 2 लाख लॉस हो गया, फिर 1 लाख प्रॉफिट हुए, फिर बढ़ गए, फिर बढ़ गए, इट मीन्स कभी बढ़ रहे हैं और कभी घट रहे हैं। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड तो हम वहां पे लगाएंगे जहां पर हमारे प्रॉफिट हैं कभी बढ़ जाते हैं और कभी घट जाते हैं, ठीक है, इट मीन्स उसमें कंसिस्टेंसी नहीं है, ठीक है। परंतु अब हमें ये पता है कि हमारे जो प्रॉफिट हैं कंटिन्यू इंक्रीज होते जा रहे हैं, चाहे वो थोड़े इंक्रीज हो बट इंक्रीज तो हो रहे हैं, ठीक है। कभी मतलब कंटिन्यू इंक्रीज हो रहे हैं या फिर कंटिन्यू डिक्रीज हो रहे हैं, तो उस कंडीशन में हम क्या लगाएंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड लगाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या रहेगा कि हम हर एक साल को क्या दे देंगे, एक वेट दे देंगे। जो पहला साल है उसको एक वेट देंगे, दूसरे साल को 2 देंगे, तीसरे साल को 3 और चौथे साल को 4, ठीक है। देखो बेटा जी, हम वेट क्यों दे रहे हैं, हम्म, इसके लिए हम एक एग्जांपल अगर लें, मान लीजिएगा आप लोगों को 5 लाख रुपए दिए जाते हैं, ठीक है। एक तो 5 लाख रुपए आपको आज दिए जाएं, ठीक है, और 5 लाख रुपए या फिर आपको 5 लाख आने वाले 5 सालों बाद दिया जाए, ठीक है। अब जैसे 2021 है तो आपको 2026 में 5 लाख रुपए दिए जाएं, तो क्या आज जो 5 लाख रुपए की वैल्यू है क्या वो आने वाले 5 सालों के बाद भी उतनी ही रहेगी, घटेगी या फिर बढ़ेगी, बताइए मुझे। बिल्कुल कि वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि जो वैल्यू आज है तो आने वाले 5 सालों के बाद उसकी वैल्यू कम होगी, ठीक है। तो इसलिए हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम ये कह रहे हैं कि हमारे प्रॉफिट्स हैं जो कंटिन्यू इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। तो हम देखना चाहते हैं, हम सभी प्रॉफिट्स को इक्वल बनाना चाहते हैं, तो हमने क्या किया कि हमने पहले साल इट मीन्स आज के प्रॉफिट्स को हमने एक वेट दिया और उससे अगले वाले साल के प्रॉफिट को 2 वेट दिया, फिर 3 दिया और फिर 4 दिया, फिर उनको प्रॉफिट्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया ताकि हमारे प्रॉफिट्स इक्वल हो जाएं, इक्वल माने जाएं, ठीक है। तो फिर जो टोटल आएगा प्रॉफिट्स का उसको डिवाइडेड बाय टोटल वेट्स कर देंगे, ठीक है। टोटल वेट्स इट मीन्स वेट्स का टोटल, ठीक है। फिर वो आ जाएगा हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे
नंबर ऑफ ईयर परचेज से, वो हमारी क्या आ जाएगी, गुडविल आ जाएगी। ठीक है। जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड होता है वो नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट मेथड से ज़्यादा बेटर माना जाता है, क्योंकि ये मेथड सबसे नवीन वर्ष के लाभों को सबसे अधिक महत्व प्रदान करते हैं, जिसका कारण है कि ये सबसे नवीन वर्ष के लाभ ही भविष्य में भी अर्जित होते रहने की अधिक संभावना होगी। ठीक है। तो इस विधि को ऐसी दशा में अधिक अपनाया जाता है जब पिछले 4 या 5 वर्षों के लाभों में निरंतर वृद्धि या फिर गिरावट आ रही हो। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है फिर, क्वेश्चन देखेंगे, सॉरी, कहते हैं द प्रॉफिट्स ऑफ अ फर्म फॉर द लास्ट 5 years वर एज फॉलोज। देखिएगा, प्रॉफिट्स हमारे दे रखे हैं ईयर एंडेड 31 मार्च को, 11 में 43, फिर 12 में 50, फिर 52, 65 एंड 85। देखा हमने कि हमारे प्रॉफिट कंटिन्यू इंक्रीज हो रहे हैं। तो एक बात और ध्यान रखना कि जब हमारे प्रॉफिट्स कंटिन्यू इंक्रीज हो रहे हैं और क्वेश्चन में हमें वेट नहीं दे रखे हैं, तो अंडरस्टूड है, फिर भी अंडरस्टूड है कि हमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है, और हम वेट अपने आप से दे देंगे और मेंशन कर देंगे स्पेशली because the profits are continue increasing, hence weighted average profit method will be followed. Okay, तो कहते हैं you are required to calculate the value of goodwill on the basis of 2 years purchase of average of weighted average profit method. The weights are to be the weights to be used are, ठीक है। तो सबसे पहले देखिएगा, हमारे पास प्रॉफिट्स हैं, उनको हमने वेट के साथ क्या कर दिया, वेट दे दिए, और वेट के साथ फिर हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। 43,000 मल्टीप्लाई 1, 50,000 मल्टीप्लाई 2, 52,000 मल्टीप्लाई 3, इस टाइप से बेटा जी हमने मल्टीप्लाई कर दिया, और प्रोडक्ट, ये आ गया प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई। ठीक है। यहाँ पे प्रोडक्ट का मतलब क्या है, गुना, गुणनफल। ठीक है। वो प्रोडक्ट जो मार्केटिंग में आता है वो उसका मतलब होता है किसी चीज, कोई भी चीज। ठीक है। तो हमारे पास जो प्रॉफिट्स हो गए वो टोटल हो गए 984। ठीक है। टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट। अब वेट हम का टोटल कितना, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, इट मीन्स हो गया 15। गुडविल हमारी कितनी हो गई, 65,000, इट मीन्स वेटेड एवरेज प्रॉफिट 65,600 हुए हैं, मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है। 2 मीन्स नंबर ऑफ ईयर्स परचेज जो कि क्वेश्चन में दे रखे हैं। ठीक है। तो ये आ गई हमारी गुडविल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे एक बार। It was agreed to calculate the value of goodwill of a firm at 2 years purchase of the weighted average profit of the past 4 years। क्या कहा, यह एग्रीमेंट हुआ है कि गुडविल का कैलकुलेट करना है 2 years परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, ऑफ द पास्ट 4 years। अब हमने कहा कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड पे निकालना है। The appropriate fits to be used to each year ended on 31st March that are 1, 2, 3 and 4. Profits for these years ended on 31st March are 60,000, 1 lakh, 2 lakh and 3 lakh 19,800। No problem। देखो हमारे पास प्रॉफिट्स भी कंटिन्यू इंक्रीज हो रहे हैं, पहले 60 से, फिर 1 हो गए, फिर 2 हो गए, और फिर 3 lakh 19,800 हो गए। कहते हैं ऑन स्क्रूटिनी, स्क्रूटिनी का मतलब होता है बेटा जी जांच पड़ताल, ऑफ द अकाउंट द फॉलोइंग मैटर्स आर रिवेल्ड। ठीक है। क्या मैटर रिवेल्व हुआ कि ये बातें सामने आई। ऑन 1 December 2013 a major repair was made in respect of plant incurring 60,000। अब देखो सबसे पहले हम ये देखना है कि हमारे अकाउंट्स कब क्लोज हो रहे हैं। हमारे अकाउंट्स क्लोज होते हैं 31 मार्च को। इट मीन्स जो पहला साल है वो 31 मार्च 2012 को खत्म हो रहा है। अगला साल 31 मार्च 2013 में खत्म हो रहा है। ठीक है। और जो अगला साल 31 मार्च 2014 में खत्म हो रहा है। तो ये देखो इन्होंने कहा है कि 1 दिसंबर 2013 में रिपेयर कराई है। तो इसका मतलब ये कौन से ईयर के प्रॉफिट में इंक्लूड होंगे, 1 दिसंबर 2000। हमारा जो 2013 वाला साल है 1 मार्च 2013 से शुरू ना सॉरी 1 अप्रैल 2013 से स्टार्ट होकर के 31 मार्च 2014 को खत्म होता है। ठीक है। तो इसका मतलब 1 दिसंबर 2013 किस में आई, थर्ड ईयर के अंदर आई। ठीक है ना, जो कि हमारे पास 2 लाख प्रॉफिट्स हैं। इन्होंने कहा कि एक बड़ी रिपेयर कराई गई किसकी, प्लांट की। प्लांट इट मीन्स वो पूरी हमारी जो फैक्ट्री है उस प्लांट की पूरी रिपेयर कराई गई, उस पर 60,000 रुपये खर्चा हुआ। अब रिपेयर हमारी रेगुलर एक्टिविटी होती है बेटा जी, होता है ना,
क्योंकि हम अपने मशीनरी है, प्लांट है, उन सब का क्या करा रहे हैं, रिपेयर करा रहे हैं। तो इट मीन्स ये हमारी रेगुलर एक्टिविटी हो सकती है। ठीक है, तो रेगुलर एक्टिविटी है तो हमने किस में से घटानी है, ये प्रॉफिट में से घटानी है। ठीक है, परंतु इन्होंने क्या कर दिया, विच वॉज चार्ज टू रिवेन्यू। ठीक है, इन्होंने क्या कर दिया कि प्लांट की रिपेयर कराई गई थी, सॉरी अ मेजर रिपेयर, ओ सॉरी बड़ी प्लांट की एक बड़ी रिपेयर कराई गई। देखो छोटे छोटे खर्चे जो होते हैं ना, सॉरी मैंने पहले थोड़ा सा दूसरा उल्टा बता दिया कि मेजर रिपेयर कराई गई मीन्स अगर छोटी मोटी रिपेयर होती है तो हम प्रॉफिट एंड लॉस में से माइनस कर लेते हैं, बट ये रिपेयर कराई गई बहुत बड़े लेवल पे, तो बड़े लेवल पे कराई तो इट मीन्स प्लांट की कॉस्ट में इंक्री ऐड होगा। ठीक है, इट मीन्स प्लांट की कॉस्ट बढ़ जाएगी, बट इन्होंने क्या कर दिया, उसको प्रॉफिट में से माइनस कर दिया। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो क्या होगी, गलती होगी, तो हम इस 60,000 रुपए को वापस ऐड करेंगे 2 लाख के अंदर। ठीक है, अब बात आती है द पेड सम इज एग्रीड टू बी कैपिटलाइज फॉर गुडविल वैल्यूएशन कैलकुलेशन। अब जो ये सम है इसको हमने, जो 60,000 रुपये हमने प्रॉफिट में से माइनस कर दिया तो इसको ठीक भी करना है। ठीक है, सब्जेक्ट टू एडजस्ट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ 10% पर एनम ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ठीक है, एग्रीमेंट क्या हुआ कि उस पर 10% रेट से डेप्रिसिएशन लगा करके इसको हमने क्या करना, एडजस्ट करना है। तो इसका मतलब क्या होगा कि हमने प्लांट की कॉस्ट जो एक्चुअल कॉस्ट थी उस पर तो डेप्रिसिएशन लगा दिया होगा, परंतु अब जो 60,000 रुपये हैं ये हमने अब और प्लांट की कॉस्ट में ऐड करने हैं, तो इसका मतलब इस 60,000 रुपये के ऊपर भी डेप्रिसिएशन लगेगा। ठीक है, तो ये कब कराई है रिपेयर, हमने 1 दिसंबर को कराई है, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, इट मीन 4 महीने का डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो 4 महीने का डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो इसका मतलब क्या रहेगा, कैलकुलेट करें 60,000 पे 4 मंथ्स डेप्रिसिएशन 10% रेट से 2,000 होगा। तो आपने इसको रेक्टिफाई कैसे करना है, एक बार तो आपने 2014 के जो प्रॉफिट होंगे उसमें 60,000 वापस ऐड कर देंगे। ठीक है, दूसरा क्या रहेगा कि जो हमारा 2,000 रुपये डेप्रिसिएशन आया है ये 2014 के ईयर्स में से माइनस कर देंगे। देखो ये कर रखा है, 60,000 रुपये वापस ऐड कर रखे हैं और उसके बाद 2,000 रुपये डेप्रिसिएशन के लेस कर रखे हैं जो कि हमने नहीं दिए। अब बेटा जी क्योंकि क्वेश्चन में इन्होंने स्पेशल लिख दिया है कि किस से, कौन से उससे देनी है, हमने रिड्यूसिंग बैलेंसिंग मेथड से। अब क्योंकि 2014 में तो डेप्रिसिएशन लगा दिया तो इसका मतलब क्या होगा, अब 2015 में भी डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। अब हमने प्लांट की एक्चुअल कॉस्ट नहीं पता तो इट मीन्स एक्चुअल कॉस्ट पे तो लगा चुके होंगे ऑलरेडी। अब बात आती है 60,000 पे, तो हमने सिर्फ 60,000 पे डेप्रिसिएशन लगाना है। तो 60,000 पे पहले साल तो 4 महीने का डेप्रिसिएशन, फिर बच गए कितने, 4 महीने का डेप्रिसिएशन आया 2,000, बच गया 58,000। अब 58,000 पे अगले साल फिर 10% डेप्रिसिएशन, अगला साल पूरा होगा, इसलिए अगले साल के डेप्रिसिएशन हो गया हमारा 580 रुपये। ठीक है, मतलब घटा दिया 60,000 में से 2,000 घटा दिया, 58,000 रह गया, 58,000 सॉरी 58,000 का 10% कितना हो गया, 5800। ठीक है, तो अगले साल हमने डेप्रिसिएशन लगाया 5800 रुपये और ये माइनस कर देंगे अगले साल के प्रॉफिट में से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है फिर द क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर 13,000 2013 वॉज ओवर वैल्यूड बाई 10,000। क्या कहा, 2013 ईयर के जो क्लोजिंग स्टॉक हैं वो हमने ज़्यादा लिख दिया। देखो बेटा आप प्रॉफिट एंड लॉस की पिक्चर माइंड में बनाएं, तो क्लोजिंग स्टॉक को हम कहाँ दिखाते हैं, क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। क्लोजिंग स्टॉक को प्रॉफिट एंड लॉस में हम क्रेडिट साइड में दिखाते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऊपर हम क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा दिखा दिए, ज़्यादा दिखा दिए तो इसका मतलब हमारे प्रॉफिट भी ज़्यादा दिखा दिए गए होंगे। तो ईयर 2013 के अंदर कि जो प्रॉफिट थे हमारे उनको 10,000 रुपये से कम कर देंगे, क्यों, क्योंकि वो ज़्यादा दिखा दिए गए हैं। ठीक है, तो देखो 2013 के ही हमारे जो प्रॉफिट्स हैं उसमें से हमने 10,000 ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दिया। ठीक है, अब ये क्लोजिंग स्टॉक 2014 के क्या हो गए, ओपनिंग स्टॉक बन जाएंगे। ठीक है ना, कि 2013 का जो क्लोजिंग स्टॉक है 2014 का ओपनिंग स्टॉक हो गया, तो इसका मतलब अगले साल हमारे प्रॉफिट कम हो गए। तो अगले साल प्रॉफिट कम हो गए तो हम 10,000 से क्या करेंगे, अगले साल के प्रॉफिट क्या कर देंगे, वापस ऐड कर देंगे। ठीक है, तो देखिए तो ऐड कर रखा है नीचे 2014 में ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक ऐड कर दिया। ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट आता है फिर पॉइंट क्या कि टू कवर मैनेजमेंट कोस्ट एंड एनुअल चार्जेस ऑफ 20,000 शुड बी मेड फॉर द पर्पस ऑफ गुडविल वैल्यूएशन, कि मैनेजमेंट के कोस्ट को चार्ज करने के लिए हर साल 20,000 रुपये हर प्रॉफिट में से क्या करने हैं, एडजस्ट करने हैं गुडविल का वैल्यूएशन करने के लिए। तो इसका मतलब क्या होगा कि हर साल के प्रॉफिट में से हम 20,000 रुपये माइनस कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हमने मैनेजमेंट कोस्ट, इट मीन्स हमने अपने बिजनेस को मैनेज करना है तो उसके लिए खर्चा तो आएगा, तो हर साल के प्रॉफिट में से 20,000 रुपये माइनस करते चले जाएंगे। तो अब बेटा जी देखो, क्वेश्चन में इन्होंने ना 20,000 रुपये स्टार्टिंग में ही माइनस करके हैं, हमें नहीं पता, क्योंकि हमें नहीं पता क्वेश्चन कहाँ से आ जाता है पेपर में। तो हम जैसे जैसे क्वेश्चन में दे रखा है उसके अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट करते चले जाएंगे। ठीक है, पहले नंबर पे जो पॉइंट है उसको एडजस्ट करो, फिर दूसरे, ऐसा तो है नहीं लास्ट वाले पॉइंट को पहले एडजस्ट कर देंगे, नो। ठीक है, तो हमें बुक के अकॉर्डिंग नहीं, हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है। तो लास्ट में हमारे प्रॉफिट्स आ जाते हैं 40,000, 70,000, 2,48,000, 2,94,000। तो देखा कि हमारे प्रॉफिट्स हैं जो कंटिन्यू इंक्रीज हो रहे हैं, इसलिए हमने वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड लगाना है। तो हमारे प्रोडक्ट्स आ गया इनका, फिर डिवाइडेड बाय वेट कर देंगे, 2,10,000 हो गया। फिर हमने गुडविल निकालनी है 2 ईयर्स परचेज पे, दैट इज 4,20,000। ओके, आता है सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, अब सुपर प्रॉफिट मेथड क्या कहता है कि सुपर प्रॉफिट इट मीन्स अधि लाभ, जस्ट लाइक नेम इंडिकेट कर रहा है, अधि लाभ। अधि मीन्स अधिक लाभ, अधिक किससे, कंपैरिजन टू अदर बिजनेस। इट मीन्स हमारे बिजनेस जैसा सेम टाइप का बिजनेस करने वाली अदर फर्म्स के कंपैरिजन में हमारी फर्म्स के कितने प्रॉफिट ज़्यादा हैं। ठीक है, जितने ज़्यादा प्रॉफिट्स होंगे तो उसको क्या बोला जाएगा, सुपर प्रॉफिट बोला जाएगा। ठीक है, मतलब मान लीजिएगा ए और बी दो बिजनेस हैं, दोनों सेम टाइप का बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, मान लीजिएगा आप वैसे सिंपल सा एग्जांपल लो, आपके गांव में प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट क्या होते हैं, स्कूल्स हैं। ठीक है, प्राइवेट स्कूल है तो ऑब्वियसली, और दोनों सेम टाइप की फैसिलिटीज दे रहे हैं, बट ए बिजनेस है वो बहुत अच्छा चल रहा है, और बी बिजनेस है वो बहुत अच्छा, मतलब वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं चल रहा है। तो जो अच्छा चल रहा है तो उसके प्रॉफिट ज़्यादा होंगे, और जो नहीं चल रहा है तो उसके प्रॉफिट कम होंगे। मान लीजिएगा ए बिजनेस है, उसके कंटिन्यू पर ईयर जो प्रॉफिट है वो 20 लाख हो जाते हैं। ठीक है, और जो बी बिजनेस है उसके प्रॉफिट्स हो रहे हैं 15 लाख। तो दोनों देखो सेम टाइप का बिजनेस है, एक तरह से बिजनेस ही होता है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं वो। तो ए को 20 लाख प्रॉफिट हो रहा है, बी को 15 लाख प्रॉफिट हो रहा है, तो कितना ज़्यादा हो रहा है, 5 लाख प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है। तो जो 5 लाख ज़्यादा हुए दैट इज सुपर प्रॉफिट। ठीक है, तो अब सुपर प्रॉफिट, तो इन्हीं को हम क्या कहेंगे, सुपर प्रॉफिट। देखो इस प्रकार इस विधि में यह देखा जाता है कि इसी प्रकार के अन्य व्यवसायों की तुलना में हमारी फर्म में कितने लाभ हो रहे हैं, अन्य फर्मों की तुलना में हमारी फर्म में जितने अधिक लाभ हो रहे हैं उन लाभों को अधिलाभ कहेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि पहले तो हमारे नॉर्मल प्रॉफिट्स कितने हैं, फिर एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स कितने हुए हैं। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट एक्चुअल में, देखो नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब है कि हमने कितना एक्सपेक्ट किया था कि हमारे बिजनेस में नॉर्मली प्रॉफिट कितने होते हैं। मान लीजिएगा हर साल हमें प्रॉफिट 15-15 लाख रुपए प्रॉफिट हो रहा है, बट इस साल हमारे बिजनेस को हो गए 20 लाख प्रॉफिट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट तो हमारे कितने हैं, 15 लाख हैं, बट अब की बार इट मीन्स एक्चुअल प्रॉफिट जो हुए हैं वो कितने हुए हैं, 20 लाख। ठीक है, तो इसका मतलब क्या रहेगा कि जो एक्चुअल प्रॉफिट है 20 लाख माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कर देंगे, दैट इज सुपर प्रॉफिट। ठीक है, या फिर नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टेड, हमने अपने बिजनेस में कितनी कैपिटल लगा रखी है, मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इट मीन्स हमने कितना परसेंट की एक्सपेक्टेशन की है कि हमारे बिजनेस में कितना परसेंट प्रॉफिट हो सकता है। 10% प्रॉफिट हो सकता है, तो इसका मतलब हमारी नॉर्मल रेट कितनी होगी, 10%। ठीक है, तो नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेंगे, सुपर प्रॉफिट, फिर उसके बाद एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट जो हमने पिछला मेथड पढ़ा है सेम टाइप से निकलेगा, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो आ जाएगी सुपर प्रॉफिट। फिर उसके बाद हम गुडविल निकाल लेंगे, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ओके, देखिए क्वेश्चन, अ फर्म अर्न नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 7 years एज फॉलोज। ठीक है, एक फर्म है, नेट प्रॉफिट दे रखे हैं लास्ट 7 years के,
पहले साल है 20,000, फिर लॉस हो जाता है, फिर लॉस हो जाता है, फिर प्रॉफिट, फिर प्रॉफिट, प्रॉफिट, प्रॉफिट। ठीक है, तो पहले साल 20,000, फिर 70,000 रुपये लॉस, फिर 40,000 रुपये लॉस, इस टाइप से दे रखा है। तो हम यहाँ से बेटा जी एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे। 20,000 प्रॉफिट है, लॉस वाले माइनस कर देंगे और प्रॉफिट्स वाले ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास जो एवरेज प्रॉफिट निकाला हमने, देखा 20,000 माइनस 70 माइनस 40 प्लस 2.5 प्लस 2 70 प्लस 3 प्लस 3 20, कितना हो गया 10,50,000 रुपये। ठीक है, अब एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे तो 10,50,000 डिवाइडेड बाई 7, ये एवरेज प्रॉफिट है हमारे 1.5 लाख। आगे क्वेश्चन में कहता है द कैपिटल इन्वेस्टेड इन अ फर्म इज 12 लाख। बिजनेस में 12 लाख रुपए कैपिटल लगा रखी है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन द सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस इज 10%। सेम टाइप का बिजनेस करने वाले जो फर्म्स हैं उनमें जो नॉर्मल प्रॉफिट की जो रेट है वो कितनी है, 10% है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2.5, इट मीन 2.5 है बेटा ये। ठीक है, 2.5 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट लिख दिया क्वेश्चन में स्पेशली कि कौन से प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट। ठीक है, तो इसलिए हमें यहाँ से पता चलेगा कि पहले हमें सुपर प्रॉफिट निकालने पड़ेंगे। सुपर प्रॉफिट से पहले हमारे पास एवरेज होने चाहिए और नॉर्मल होने चाहिए। एवरेज हमने निकाल दिए 1,50,000, नॉर्मल हम कैसे निकालेंगे कि कैपिटल इन्वेस्टेड है 12 लाख, उसका नॉर्मल रेट है 10%, तो 12 लाख गुना में 10/100। ठीक है, तो देखो ये आ गई हमारी नॉर्मल प्रॉफिट। तो 1.5 लाख एवरेज प्रॉफिट आया, 1,20,000 नॉर्मल प्रॉफिट आया, तो सुपर प्रॉफिट हो गया हमारे कितने, 30,000। तो वैल्यू ऑफ गुडविल निकाल लेंगे तो सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, इट मीन 30,000 मल्टीप्लाई बाई 2.5, दैट इज 75,000। ओके, अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्या कह रहे हैं कि कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। अब क्या करें बेटा जी, हमने सुपर जो प्रॉफिट निकाले हैं उनको कैपिटलाइज करो। जब भी वर्ड कैपिटलाइज आएगा इसका मतलब हमने फुल वैल्यू निकालनी है कि सुपर प्रॉफिट के बेस पे हम ये देखना चाहते हैं कि एक्चुअल में हमारे बिजनेस में कितनी कैपिटल लगी हुई थी। ठीक है, तो इट मीन्स सुपर प्रॉफिट्स को, सॉरी, सुपर प्रॉफिट को देखते हुए हमें ये देखना है कि सुपर प्रॉफिट के बेस पे हमारे बिजनेस में कितनी कैपिटल होनी चाहिए। ठीक है, और एक्चुअल में कितनी लगा रखी है। मान लीजिएगा हमने कहा, अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा हमने कि सुपर जैसे हमारे नॉर्मल प्रॉफिट थे ना, सुपर प्रॉफिट थे 1.5 लाख, हमने नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कह रखी है 10% है। भाई अगर 10% रेट है तो हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हो रही है 1.5 लाख, जबकि एक्चुअल में अगर 1 है तो कितना होगा, 1.5 लाख बटे 10, अगर 100 होगी तो मल्टीप्लाई 100। भाई 10% पे 1.5 लाख प्रॉफिट हो रहे हैं तो 100% पे कितना होगा, इट मीन 15 लाख होगी, जबकि हमने अपने बिजनेस में लगा रखे कितने, 12 लाख। ऊपर वाले क्वेश्चन में देखो कि उन्होंने अपने बिजनेस में लगा रखे 12 लाख, तो रेट के अकॉर्डिंग हमने देखा तो 15 लाख होने चाहिए, रेट और सुपर प्रॉफिट के बेस पे देखा तो 15 लाख होने चाहिए, जबकि एक्चुअल में लगा रखे हैं 12 लाख। तो जो डिफरेंस आया 15 लाख और 12 लाख का जो डिफरेंस है वो किसकी वजह से है, वो गुडविल की वजह से है। समझ आए बात, जो डिफरेंस आता है हमारी कैपिटल में तो वो ज्यादा कैपिटल बनी, तो वो किसकी वजह से बनी, वो गुडविल की वजह से बनी। ठीक है, तो इसलिए हमने ये देखना है कि हमने बिजनेस में कितनी कैपिटल लगा रखी है, प्रॉफिट्स के बेस पे कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो जो दो डिफरेंस रहेगा वो हमारा गुडविल की वजह से रहेगा, इट मीन उसको गुडविल मानेंगे। ठीक है, देखिए फ्रॉम द फिगर्स गिवन बिलो कैलकुलेट गुडविल अकॉर्डिंग टू द कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है, तो कैपिटलाइजेशन मेथड के अकॉर्डिंग हमने क्या निकालनी है, गुडविल की कैलकुलेशन करनी है। तो सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट है 72,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%। ठीक है, असेट्स 9,70,000, लाइबिलिटी है 4 लाख। ठीक है, तो हमने क्या देखना है बेटा जी, सबसे पहले तो कैपिटल हमने अकाउंटिंग इक्वेशन देखी, तो असेट्स माइनस लाइबिलिटीज, असेट्स है 9,70,000, लाइबिलिटीज 4 लाख, तो कितना हो गया 5,70,000 हो गया। ठीक है, तो 5,70,000 हमारी क्या होगी, हमने बिजनेस में इतनी असेट्स लगा रखी है। अब हमने देखना है कि एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट हमारे 72 है, नॉर्मल रेट 10% है, तो इसके बेस पे अगर हम देखें तो हमारी कैपिटल कितनी होनी चाहिए, तो हमें कैपिटलाइज सुपर प्रॉफिट करेंगे। इट मीन सुपर प्रॉफिट्स एक्चुअल, सुपर प्रॉफिट्स मीन्स एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं, तो नॉर्मल प्रॉफिट्स हमारे कितने होंगे, 5,70,000 हैं कैपिटल,
उसका 10% निकाल देंगे तो नॉर्मल प्रॉफिट आ गया, दैट इज 57,000। एवरेज प्रॉफिट दे रखे हैं 72,000, हो गए कितने 15,000। अब गुडविल सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट 15,000 गुना में 100 बटे नॉर्मल रेट कितने हैं 10, तो इट मीन्स 1.5 लाख होने चाहिए हमारे गुडविल। ठीक है, अभी तक तो हमने पढ़े कि अकाउंटिंग का वैल्यूएशन कैसे करना है। ठीक है, इट मीन्स कैसे कैलकुलेट करनी है हमने गुडविल। अब बात आती है कि जिस टाइम बिजनेस के अंदर नया पार्टनर आता है तो उस टाइम पे हमारे गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा। ठीक है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा। तो बेटा जी यहाँ पर हमारे पास 3 कंडीशंस होंगी। फर्स्ट होगी कि जब नया पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल को व्यक्तिगत रूप से भुगतान करता है, इट मीन्स पर्सनली पे करता है। ठीक है, पर्सनली पे करने का मतलब क्या होता है कि जैसे नया पार्टनर आया अपने हिस्से की गुडविल लेकर के आएगा और अपने हिस्से की जो उसकी गुडविल आएगी उसको वो कैसे कैलकुलेट करेगा। ठीक है, तो उसके लिए नहीं, अपने हिस्से की गुडविल को कैलकुलेट करके लाएगा। तो अब उसके आने से क्योंकि अदर पार्टनर्स का हिस्सा कम हो गया है, ठीक है, उसके आने से अदर पार्टनर्स का हिस्सा क्या हो गया, कम हो गया है, तो उसकी लाई हुई गुडविल को उस सॉरी अदर पार्टनर्स का हिस्सा जो कम हो गया है, तो इसका मतलब क्या है कि जितना जितना हिस्सा कम हुआ है तो नया पार्टनर उनके हिस्से में, इट मीन्स उनके जो सैक्रिफाइस रेशो में जो अपने द्वारा लाई गई गुडविल को बांट देगा और उनको पर्सनली पेमेंट कर देगा। ठीक है, इसलिए इसको कहते हैं कि जब ख्याति का व्यक्तिगत रूप से भुगतान किया जाता है। अब क्योंकि पैसा बिजनेस में आया ही नहीं है, जब मान लीजिएगा पैसा बिजनेस में आया नहीं है तो इसका मतलब इसकी कोई ट्रीटमेंट एंट्री हम नहीं करेंगे। ठीक है, दूसरा है जब नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति को नगद में लाता है। ठीक है, और तीसरा होता है कि जब नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति को नगद में नहीं लाता। ओके, देखिए पहला पॉइंट कहता है पेमेंट ऑफ गुडविल और प्रीमियम प्राइवेटली। मीन्स यदि नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति के लिए पुराने साझेदारों को व्यक्तिगत रूप से नगद भुगतान कर देता है तो ऐसी दशा में फर्म की राशि क्योंकि ख्याति की राशि फर्म में नहीं लाई जाती। क्यों? क्योंकि नए पार्टनर ने अपने द्वारा लाई गई ख्याति को अदर पार्टनर्स को उनके सेक्रीफाइस रेशो में प्राइवेटली पेमेंट कर दिया है। ठीक है, तो इसलिए बिजनेस में पैसा नहीं आया तो इसकी कोई भी बिजनेस में एंट्री नहीं की जाएगी। ठीक है, इसलिए फर्म की बुक्स में इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। दूसरा होता है कि जब नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति को नगद में लाता है। ठीक है, तो बेटा जी यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन होंगे कि नए पार्टनर के द्वारा लाई गई जो गुडविल की अमाउंट है वो उसको बिजनेस में ही रखना है या फिर नए साझेदार द्वारा लाई गई ख्याति को पुराने साझेदारों द्वारा निकाल लिया जाता है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, नए साझेदार द्वारा लाई गई ख्याति को व्यापार में ही रखना। अब ये डिपेंड करता है ओल्ड पार्टनर्स के ऊपर कि वो नए पार्टनर के द्वारा लाई गई गुडविल को बिजनेस में रखना चाहते हैं या फिर उसको निकाल लेना चाहते हैं। ठीक है, मतलब उसको उनके अपने हिस्से की ख्याति है उसको निकालना चाहते हैं तो वो निकाल लेंगे। ठीक है, अदरवाइज वो उसको बिजनेस में रखना चाहते हैं। तो इसके लिए हमारे पास दो एंट्री होंगी। सबसे पहले तो बेटा जी बिजनेस में कैश आएगा। ठीक है, कैश किस फॉर्म में आया, गुडविल की फॉर्म में आया, क्योंकि हम यहाँ पे गुडविल का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। वैसे तो नया पार्टनर जब आप बिजनेस में आता है तो अपने हिस्से की कैपिटल भी लाएगा और अपने हिस्से की गुडविल भी लाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जब बिजनेस में पैसा आएगा तो हम एंट्री क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट या फिर बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश और बैंक क्या है हमारे रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर बिजनेस में पैसा आएगा कैश और बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक है, तो क्या रहेगा कि सबसे पहले अगर आपने कैश वर्ड कब यूज करना है और बैंक वर्ड कब यूज करना है। ठीक है बेटा, तो जब नया पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल लाएगा तो पहले लाने की एंट्री करेंगे कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक है, प्रीमियम के फॉर्म में लाएगा। फिर उसके बाद उसके हिस्से की लाई हुई गुडविल को अदर्स पार्टनर बांटेंगे। ठीक है, वो किस रेशो में बांटेंगे, जितना उनको लॉस हुआ है।
ठीक है, इट मीन्स जितना उन्होंने सेक्रीफाइस किया है। तो क्या करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे जो वर्ड इन्होंने दिया ना कि ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अगर हम इसकी जगह ये लिख दें कि सेक्रीफाइस्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये जरूरी नहीं है कि नए पार्टनर के आने से सभी पार्टनर सेक्रीफाइस करें। ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई एक पार्टनर सेक्रीफाइस कर सकता है या दो पार्टनर सेक्रीफाइस कर सकते हैं। मान लीजिएगा 3 पार्टनर हैं, उनमें से सिर्फ 2 पार्टनर सेक्रीफाइस किया, थर्ड पार्टनर के हिस्से पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। ठीक है, तो इसका मतलब सिर्फ सेक्रीफाइस ए और बी ने किया, सी ने कोई सेक्रीफाइस नहीं किया, तो सी में तो ओल्ड भी आता है, ओल्ड में तो सॉरी सी भी आता है। तो हम यहाँ पर ओल्ड पार्टनर्स ना लिख करके हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेक्रीफाइस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, आप इसको अपने पेन से, इसको अपनी नोटबुक में ठीक अपनी बुक के अंदर ठीक भी कर सकते हो आप इसको। ठीक है, तो क्यों, क्योंकि सेक्रीफाइस रेशो के अंदर हमने बांटना है। अब नए पार्टनर्स के द्वारा लाई गई गुडविल को सेक्रीफाइस्ड पार्टनर आपस में बांटेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है गुडविल और प्रीमियम बोट इन बाय द न्यू पार्टनर विड्रॉ बाय द ओल्ड पार्टनर्स। मीन्स नए पार्टनर के द्वारा लाई गई जो गुडविल है उसको अदर पार्टनर्स क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, जब निकालने की बात आएगी तो ऊपर वाली 2 एंट्री तो होंगी। सबसे पहले तो बिजनेस में आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, फिर प्रीमियम फॉर गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स, इट मीन सेक्रीफाइस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और फिर जितनी जितनी उनको गुडविल मिली है, ठीक है, उसको क्या कर लेंगे, वो विड्रॉ कर लेंगे। अब जब बिजनेस में पैसा आएगा तो डेबिट करेंगे और बिजनेस में से पैसा जाएगा तो उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। ओके, समझ आया बेटा? देखिए क्वेश्चन, A, B are partners in a firm sharing profit and loss in the ratio of 3:2. Their capitals are rupees 1,80,000, 140,000 respectively. They admit tax in partnership on the condition that he will bring 67,500 as goodwill and 1,50,000 as capital. क्या कहा, ए और बी पार्टनर्स हैं, उनका रेशो 3:2 है, ए बी की कैपिटल दे रखी है, एक्स बिजनेस में आ जाता है पार्टनर के रूप में, और वो गुडविल लाता है 67,500 और 1,50,000 लाता है कैपिटल के, एंड विल गेट 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। ठीक है, और उसको फर्म में 1/4 हिस्सा मिलता है। इट मीन्स 1/4 हिस्से के लिए वो 67,500 कैपिटल और 1.5 लाख रुपए ना 67,500 रुपये गुडविल और 1.5 लाख रुपए कैपिटल के रूप में लाया। तो क्या करोगे, सबसे पहले तो बिजनेस में लाने की एंट्री करेंगे, तो कैश और बैंक अकाउंट लिखेंगे। आपने यहाँ पे बैंक अकाउंट लिख दिया, नो प्रॉब्लम, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि ज़्यादा अमाउंट है तो ऑब्वियस है वो चेक के थ्रू भी लाया हुआ होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे बैंक लिख देंगे। ठीक है, अगर कैश लाता है तो कैश लिख देंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल 1.5 लाख रुपए और साथ में गुडविल, तो टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अब देखना है कि नए पार्टनर के आने से पुराने पार्टनर्स का हिस्सा कितना कम हो गया। हमने पढ़ा था सेक्रीफाइस रेशो कि अगर नए पार्टनर का हिस्सा सिर्फ और सिर्फ नए पार्टनर का हिस्सा दे रखा है, पुराने पार्टनर्स को के बारे में ये नहीं कह रखा है कि उन्होंने कितना सेक्रीफाइस किया है, ठीक है, तो मानेंगे कि ओल्ड रेशो में ही उन्होंने सेक्रीफाइस किया है और ओल्ड रेशो में ही रिमेनिंग शेयर को वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, अब इन्होंने कह दिया सिर्फ कि विल गेट 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म, फर्म के प्रॉफिट में 1/4 हिस्सा उसको मिलेगा। Assuming that the capital and goodwill have been bought in cash by the new partner, pass the necessary journal entries and find out new profit sharing ratio of partners when goodwill is retained in the firm and when goodwill is withdrawn by the old partners। ठीक है, देखो क्या कहा इन्होंने कि ओल्ड रेशो निकालना है। ठीक है, फाइंड आउट द न्यू रेशो, सॉरी न्यू रेशो ऑफ द पार्टनर्स। तो सबसे पहले हम न्यू रेशो निकालेंगे। न्यू रेशो की कैलकुलेशन वही, टोटल प्रॉफिट 1 मान लिया, एक्स का रेशो 1/4 हो गया, रिमेनिंग कितना बच गया 1 - 1/4, दैट मीन 3/4। ठीक है, अब 3/4 को पार्टनर्स उनका जो पुराना रेशो है 3:2 उसमें बांटेंगे। तो 3/4 का 3/5 हिस्सा ए लेगा, 3/4 का 2/5 हिस्सा बी लेगा। तो उनका रेशो कितना हो गया 9/20, 6/20।
ठीक है, और एक्स का हो गया 1/4। ठीक है, तो इनका रेशो निकला 9/6 ठीक है। अब क्योंकि नए पार्टनर्स के द्वारा लाई गई गुडविल को वो किस रेशो में बांटेंगे, सेक्रीफाइस रेशो के अंदर बांटेंगे। तो सेक्रीफाइस क्या होगा, क्योंकि क्वेश्चन में ये नहीं दे रखा है कि किस न्यू रेशो, वैसे तो हम क्या करते हैं कि ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो कर देंगे तो सेक्रीफाइस रेशो आ जाएगा। बाकी अगर जब नए पार्टनर का हिस्सा दे दिया जाता है, पुराने का नहीं दिया जाता, मतलब ये नहीं कहा जाता किस रेशो में बांटेंगे, तो इसका मतलब जो ओल्ड रेशो ही उनका सेक्रीफाइस रेशो होगा। ठीक है, तो प्रीमियम फॉर गुडविल जो लाई गई है कितने 67,500 को 2A एंड 2B कैपिटल अकाउंट किस रेशो में 3:2 में बांट दिया जाएगा। पहला तो पॉइंट था जब गुडविल को नहीं निकाला जाता है तो सिर्फ 2 एंट्री, दूसरा है जब गुडविल को निकाल लिया जाता है तो पहली 2 एंट्री के साथ में थर्ड एंट्री भी हो जाती है कि वो अपने हिस्से गुडविल को निकालेंगे। मीन्स जितनी उनको सेकेंड एंट्री के अंदर जो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, तो 2A की कैपिटल कितनी आई, 2A को कितना मिला है 40,500 और B को मिला है 27,000। तो इनको ही हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ओके।